नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 26 मई। तो 26 मई से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो 26 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्स द्वारा जारी सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में कौन शीर्ष पर हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में जो शीर्ष पर हैं वो है नाओमी ओसाका। और ये जो सूची जारी की गई है वो फोर्स द्वारा जारी की गई है। तो इस सूची में जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी हैं वो है नाओमी ओसाका, और ये बिलोंग करती हैं जापान से। जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो पिछले वर्ष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी नहीं थी सेरेना विलियम्स, जो कि कहाँ की थी, यूएसए की, तो उनके लिए पीछे छोड़ दिया है। जो सेरेना विलियम्स हैं वो हैं अब सेकंड स्थान पर। तो इस बार ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिलाओं की सूची में ये कौन है, तो ये है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। अगर बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है यहाँ की येन, और जापान के जो पीएम है वो कौन है, तो वो है शिंजो आबे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय राज्य की खुडूल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में एक पहल घोषित किया गया है। तो ये खुडूल पहल है। इस पहल के लिए कोविड-19 से लड़ने वाली जो 10 वैश्विक पहलें हैं उनमें से एक घोषित किया गया है। तो ये है मणिपुर राज्य की एक पहल है, और मणिपुर राज्य की एक पहल है जिसका नाम है खुडूल पहल। और ये पहल जो है वो एलजीबीटी समुदाय के लिए कार्य करती है। जो एलजीबीटी जो समुदाय होता है उन लोगों के लिए ये कार्य करती है। अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह, राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, और मणिपुर का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रामलिंगम सुधाकर। अगर बात करें मणिपुर के ही, तो भी ट्रांसजेंडरों के लिए अलग क्वारंटीन सेंटर की भी स्थापना किसने की है, तो ये मणिपुर ने ही की है। और मणिपुर के एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं जिनका नाम है थंगजाम धवाली सिंह, और थंगजाम धवाली सिंह जो कि एक मणिपुर के एलोपैथिक डॉक्टर हैं, इनके लिए जापान का जो सर्वोच्च अवार्ड है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें तो मणिपुर के जो प्रोडक्ट है काले चावल, जिनके लिए चाक हाउ के नाम से जानते हैं, इनके लिए जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। उसके बाद बात करें तो फूड बैंक पहल की जो शुरुआत की है वो किसने की है, तो मणिपुर राज्य के ही द्वारा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राज्य के बाहर जो भी मणिपुर राज्य के नागरिक हैं जो अदर स्टेट में फंसे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए 2000 रुपये देने की भी घोषणा किसने की है, तो ये मणिपुर राज्य की सरकार ने ही की है। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे भारत के सबसे लंबे पुल का जो निर्माण करेगा वो कहाँ करेगा, तो मणिपुर में ही करेगा। और मणिपुर का एक जिला है जिसका नाम है तामेंगलांग जिला, तो यहाँ पे करेगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। और ये जिला कहाँ पड़ता है, तो ये मणिपुर में ही पड़ता है। उसके बाद एक कार्यक्रम है आगान फोउ हुनबा कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था वो मणिपुर में ही किया गया था। और मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू ने 35वीं जो राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था, और इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था पश्चिम बंगाल में। उसके बाद मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं एक फुटबॉलर हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, जिनका नाम है बाला देवी हैं। ये मणिपुर की फुटबॉलर हैं, और बाला देवी विदेशी फुटबॉल क्लब में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर भी बनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा शपथ ली है। तो ये ताइवान की दोबारा से राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं, अब इन्होंने शपथ ली है, और इनका नाम है त्साई इंग बेन। ये ताइवान की दोबारा से प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं। अगर बात करें इनकी शपथ समारोह में, तो इनकी शपथ समारोह में भारत के 2 सांसद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए थे। तो शपथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 भारतीय सांसद, एक का नाम है मीनाक्षी लेखी तथा दूसरे सांसद हैं राजीव कासवान, ये भी शामिल हुए थे, जो कि बीजेपी से सांसद हैं, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से। अगर बात करें ताइवान की, क्योंकि ये ताइवान की पुनः राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं, तो इसकी राजधानी है ताइपे, मुद्रा है यहाँ की ताइवानी डॉलर। उसके बाद एक क्वेश्चन ताइवान से इंपॉर्टेंट है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश भी कौन बना था, तो ये ताइवान ही बना था, और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ भी नोट कर दिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्र सरकार ने अम्फान तूफान से हुई तबाही से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल को कितनी राशि देने की घोषणा की है। तो अभी जो अम्फान नाम से तूफान आया था उससे पश्चिम बंगाल में काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तो उसी जो कारण तबाही हुई है पश्चिम बंगाल में, तो उसी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। और इस राशि से जो पश्चिम बंगाल के प्रभावित क्षेत्र हैं उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। अगर बात करें जो अम्फान जो तूफान आया था, इस तूफान का नाम जो अम्फान दिया गया था वो थाईलैंड देश के द्वारा दिया गया था। अब चूंकि ये 1000 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी पश्चिम बंगाल के लिए, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं यहाँ की ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीप धनखड़। उसके बाद पश्चिम बंगाल का जो हाईकोर्ट है कोलकाता हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं टी.वी.एन. राधाकृष्णन। और पश्चिम बंगाल की ही सिंचाई परियोजना के लिए, पश्चिम बंगाल की जो सिंचाई परियोजना है उसके लिए केंद्र सरकार ने अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ $145 मिलियन का भी समझौता किया है। उसके बाद बात करेंगे तो मातृ स्नेष्टि योजना की भी शुरुआत किसने की थी, तो ये पश्चिम बंगाल के ही द्वारा की गई थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा स्वचालित चिकित्सा ट्राली विकसित की गई थी कोविड-19 मरीजों को सामान पहुंचाने के लिए। उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में जो बाघों की संख्या पहले 88 थी वो अब बढ़ के कितनी हो गई है, तो वो हो गई है 96। और लॉकडाउन में फंसे हुए नागरिकों को बाहर निकालने के लिए एक ऐप भी विकसित किया था जिसका नाम था एग्जिट ऐप, ये पश्चिम बंगाल ने ही लॉन्च किया था। उसके बाद टाइम्स हायर एजुकेशन की एक इम्पैक्ट रैंकिंग जारी हुई थी और उस रैंकिंग में भारत में बात करेंगे तो भारत में जो टॉप यूनिवर्सिटी रही थी वो रही थी IIT खड़गपुर। ये कहाँ की है, तो ये भारत की है। और ये कहाँ पड़ती है, तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है। अगर बात करें इसी रैंकिंग में IIT खड़गपुर का वैश्विक जो स्थान कौन सा था, मतलब वैश्विक स्तर पर ये किस नंबर पर थी, तो ये 57वें नंबर पर थी। और इस रैंकिंग में विश्व में प्रथम कौन था, तो न्यूजीलैंड की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी रही थी। उसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल की, तो IQ ईयर की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार दुनिया के जो 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं, इन 20 में भारत के 2 शहर शामिल थे। एक तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता था और दूसरा महाराष्ट्र का मुंबई भी इसमें शामिल था। उसके बाद जो सर्वाधिक रेल इंजन का निर्माण किया था चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा, जो कि पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल के द्वारा सर्वाधिक रेल इंजन का निर्माण करके इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। उसके बाद कोलकाता से ही बिलोंग करते हैं सत्यरूप सिद्धांत, जो कि ऐसे व्यक्ति हैं भारत के जिन्होंने कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वतों पर चढ़ाई की है, जिसके कारण इनका नाम भी लिम्का बुक में रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद इंडिया पोस्ट द्वारा भारत का पहला डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस की जो शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ही की गई है। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार जो सर्वाधिक लापता बच्चों की संख्या दर्ज की गई है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में ही दर्ज की गई है। और सर्वाधिक महिलाओं की संख्या दर्ज की गई है वो महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ही एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है आसनसोल रेलवे स्टेशन। तो आसनसोल रेलवे स्टेशन पर पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील को भी लॉन्च किया गया था। उसके बाद कलकत्ता में ही आयोजित हुई थी 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, जिसमें कि 49 किलोग्राम भार वर्ग में मणिपुर की है मीराबाई चानू, उनके द्वारा गोल्ड मेडल भी जीता गया था। उसके बाद सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई थी पुणे में और इस चैंपियनशिप में जो खिताब जीता था वो कोलकाता से ही बिलोंग करते हैं, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है पंकज आडवाणी, इनके द्वारा ये खिताब जीता गया था। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे अभिजीत बनर्जी, तो अभिजीत बनर्जी के लिए ही कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा अभी D.Litt की मानद उपाधि भी प्रदान की गई है। और सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य वो कौन सा है, तो ये पश्चिम बंगाल है। वहीं फलों के उत्पादन में कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। और 44वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया था, जिसमें कि फोकस कंट्री रही थी रूस। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल की एक बैंक है यूको बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो कोलकाता में पड़ता है। तो यूको बैंक के लिए
रूस के साथ व्यापार हेतु लेन देन के लिए भी चुना गया है। और कोलकाता बंदरगाह का नाम भी बदला गया है, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा उड़ते विमान को नष्ट करने में सक्षम लेजर हथियार का परीक्षण किया गया है? तो उड़ते हुए विमान को ये मार गिराने में सक्षम है ये लेजर हथियार, इसका परीक्षण किया गया है अमेरिका की नौसेना के द्वारा। और इसका जो परीक्षण किया गया है वो किया गया है प्रशांत महासागर में। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। मुद्दा है यहाँ की डॉलर। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं और इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। वहीं बात करें अगर अमेरिका से, तो अमेरिका की अभी सबसे बड़ी ढाल ज्वालामुखी को खोजा गया था। और उस ज्वालामुखी का क्या नाम था? तो फुहा होनू उस ज्वालामुखी का नाम था, जो कि अमेरिका में खोजी गई थी। उसके बाद यहाँ अभी अमेरिका ने ओपन स्काई जो ट्रीटी है, मतलब कि ओपन स्काई जो समझौता है, उससे अलग होने की भी घोषणा की है। किसने? अमेरिका ने। उसके बाद बात करें तो अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को 3 दिन तक आधा फहराने की घोषणा की है। क्यों किया आधा दिन तक आधा झंडा फहराने की आधा जो मतलब कि 3 दिन तक अपने राष्ट्रीय ध्वज को आधा फहराने की घोषणा इसलिए की है क्योंकि वहाँ के तकरीबन 95,000 नागरिक कोरोना वायरस से संक्रमित होकर उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद बात करें जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनकी बीवी हैं मेलानिया ट्रंप। तो इनके नाम पर एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, जो कि लिखी गई है मैरी जॉर्डन के द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश द्वारा स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया गया है? तो ये स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया गया है जापान देश के द्वारा। और ये जो स्क्वाड्रन है, ये इसका काम क्या होगा? तो ये जापान द्वारा जितने भी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं उनकी निगरानी की जाएगी इस स्क्वाड्रन के द्वारा। बात करेंगे जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। मुद्दा है एन PM है शिंजो आबे और संसद है जापान की डाइट। और अभी मैंने बताया भी था कि जापान की ही टेनिस खिलाड़ी, इनका नाम है नाओमी ओसाका इनका नाम है। और ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में पहले नंबर पर है। पहला क्वेश्चन है आज का ही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतर्देशीय जल पारगमन व व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं बांग्लादेश के साथ अंतर्देशीय जल पारगमन व व्यापार प्रोटोकॉल के क्षेत्र में। अगर बात करें ये यहाँ पर इस जो हस्ताक्षर हुए हैं इनका उद्देश्य क्या है? तो जो पोर्ट ऑफ कॉल होता है, पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब होता है जैसे कोई भी सामान शिप के माध्यम से इस जगह से इस जगह पर पहुंचना है, तो इसके बीच में जो भी पोर्ट पड़ता है उसी के लिए बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। तो पोर्ट ऑफ कॉल के तहत जो पहले 6 मार्ग संचालित थे, अब वो 6 मार्ग में 5 मार्गों की वृद्धि भी की गई है। तो पहले जो 6 संचालित मार्ग थे, तो अब वो बढ़कर कितने हो गए हैं? 5 की वृद्धि होकर तो वो टोटल हो गए हैं 11 है। उसके बाद भारत बांग्लादेश जो प्रोटोकॉल मार्गों की जो संख्या थी 8 से बढ़कर अब वो कितनी कर दी गई है? तो वो कर दी गई है 10। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि एक दूसरे के आवागमन को सुगमता से किया जा सके और व्यापार को बढ़ावा मिल सके। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने कुछ समय पहले ही बांग्लादेश में ही अभी फेसबुक के द्वारा थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम का भी लॉन्च किया गया था। ये बांग्लादेश में ही किया गया था फेसबुक के द्वारा। उसके बाद बात करें तो दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ करने वाला बांग्लादेश पहला है दक्षिण एशिया के क्षेत्र में। वहीं 18वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसका भी आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। और इसमें जो बेस्ट फिल्म रही थी वो रही थी कैस्टल ऑफ ड्रीम्स। इस फिल्म का नाम था कैस्टल ऑफ ड्रीम्स, जो कि एक ईरानी फिल्म थी। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच एक अभ्यास होता है तो संप्रीति। तो इस बार संप्रीति का नवा संस्करण था संप्रीति का, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो मेघालय के उमरोई में ही आयोजित किया गया था। उसके बाद बांग्लादेश की ही बात करें तो अंडर-19 जो क्रिकेट विश्व कप था पुरुषों का, तो अंडर-19 जो क्रिकेट विश्व कप जो था 2020 का, तो इसकी जो विजेता टीम रही थी वो रही थी बांग्लादेश की, और इसमें बांग्लादेश ने भारत के लिए हराया था। और अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था।
उसके बाद बात करें तो अभी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा भी दिया है, जिसका नाम रखा गया है जॉय बांग्ला। जॉय बांग्ला इसका नाम दिया गया है। उसके बाद बात करें तो बांग्लादेश ने कोविड-19 से निपटने के लिए जो सार्क फंड था उसमें 1.5 मिलियन डॉलर भी देने की घोषणा की गई थी। और बांग्लादेश में एक निधन भी हुआ था, काफ़ी इम्पोर्टेंट निधन है वो। तो बांग्लादेश में थे बौद्ध धर्मगुरु, इनका नाम था शुद्धानंद महातो। शुद्धानंद महातो इनका नाम था। ये बांग्लादेश के बौद्ध धर्मगुरु थे और अब इनका निधन भी हो चुका है। तो बांग्लादेश के बौद्ध धर्मगुरु जिनका नाम शुद्धानंद महातो था, इनका भी निधन हो गया है। तो ये सब पॉइंट बांग्लादेश से संबंधित थे। वहाँ एक पॉइंट और छूट गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा पोस्ट खोला गया है, दूसरा एकीकृत चेक पोस्ट सबरूम। ये कहाँ पे खोला गया है? तो सबरूम त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। ये दूसरे नंबर का एकीकृत चेक पोस्ट है। बात करें पहला एकीकृत चेक पोस्ट कहाँ है भारत और बांग्लादेश के बीच, तो वो अगरतला त्रिपुरा में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में रेलवे के संयुक्त विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में रेलवे के संयुक्त विकास के लिए ये समझौता किया है रूस की कंपनी के साथ। और ये समझौता हुआ क्यों है? तो एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में जो रेलवे है तो उसका संयुक्त विकास करेंगे भारत और रूस दोनों लोग मिलकर। और ये समझौता किया गया है, तो ये समझौता हुआ है भारत की कंपनी है एक जिसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके द्वारा, और रूस की कंपनी RZD इंटरनेशनल के द्वारा ये समझौता किया गया है। तो इन दोनों कंपनियों के द्वारा ये समझौता किया गया है और इन दोनों के कंपनियों के सहयोग से ही जो एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में जो रेलवे का जो नेटवर्क है उसका संयुक्त विकास करेंगे ये दोनों लोग मिलके, ये दोनों कंपनियां मिलके। बात करें अगर भारत की जो कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की, तो ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस कंपनी के चेयरमैन और MD हैं SK चौधरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किस नाम से पहले वेबिनार को लॉन्च किया गया है? तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो पहले वेबिनार को लॉन्च किया गया है उस वेबिनार का नाम दिया गया है आरोग्य धारा। वेबिनार का मतलब ये होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है उनके लिए बोलते हैं वेबिनार। तो इस वेबिनार का नाम दिया गया है आरोग्य धारा। अगर बात करें आयुष्मान भारत योजना का, तो आयुष्मान भारत योजना ये 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू की गई थी। और इसमें उद्देश्य है कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का हेल्थ कवर देना है, हेल्थ बीमा कवर प्रदान किया जाता है इस योजना में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 परीक्षण के लिए अगापे चित्रा मैग्ना किट विकसित की है? तो ये अगापे चित्रा मैग्ना नाम से एक कोविड-19 परीक्षण के लिए किट विकसित की गई है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरल के द्वारा। तो ये इंस्टीट्यूट है तिरुवनंतपुरम केरल का और इसका नाम है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो किट विकसित की गई है जिसका नाम है अगापे चित्रा मैग्ना, ये 150 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। बात करें तो इसी संस्थान के द्वारा कुछ समय पहले चित्रा जीन लैंप एंड कोविड-19 परीक्षण किट का भी विकास किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने ऑफलाइन विक्रेताओं की ट्रेनिंग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये जो ऑफलाइन विक्रेता होते हैं उनके लिए डिजिटल की ट्रेनिंग देने के लिए ये समझौता किया गया है सैमसंग कंपनी के साथ। अब फेसबुक और सैमसंग कंपनी दोनों लोग मिलके जो ऑफलाइन विक्रेता होते हैं, मतलब कि जो ऑफलाइन विक्रेता होते हैं उनके लिए अब डिजिटल बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग की ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी और मुख्यालय इसका सियोल में है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो फीचर फ़ोन विक्रेता कंपनी भी कौन सी है? तो ये सैमसंग ही है। फीचर फ़ोन विक्रेता कंपनी भारत में सबसे बड़ी ये कौन है? तो ये सैमसंग है।
वहीं बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में, मुख्यालय कैलिफोर्निया में, और CEO है मार्क जुकरबर्ग। और मार्क फेसबुक से मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था कि बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम नाम चेक सिस्टम भी लॉन्च किया गया था, कहाँ पे, तो बांग्लादेश में। और उसके बाद फेसबुक ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी भी खरीदी है। उसके बाद हेटफुल मीम्स पहचानने के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है फेसबुक के ही द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व के सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबाइट प्रति सेकंड है, ये टेराबाइट प्रति सेकंड का रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये सबसे फास्ट इंटरनेट स्पीड है जो है 44.2 टेराबाइट प्रति सेकंड की। तो ये रिकॉर्ड बना है ऑस्ट्रेलिया में। बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर, और PM है यहाँ के स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में जो कोरोना वायरस के चलते हुए गेंद को चमकाने के लिए जो थूक का प्रयोग करते थे, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और ये सबसे ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट की स्पीड जो दर्ज की गई है वो ऑस्ट्रेलिया में दर्ज की गई है, और इसकी स्पीड कितनी है, तो 44.2 टेराबाइट प्रति सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। तो ये भारत में फूड डिलीवरी सर्विस की जो शुरुआत की है वो की है अमेजन कंपनी ने। जैसे कि भारत में जो फूड डिलीवरी कौन कौन करता है, तो जोमेटो करता है, स्विगी करता है, तो अब ये अमेजन भी भारत में फूड डिलीवरी किया करेगा। अगर बात करें अमेजन की, तो अमेजन की स्थापना हुई थी 1994 में। इसके संस्थापक और CEO कौन है, तो ये हैं जेफ बेजोस, जो कि अभी वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन भी हैं, और मुख्यालय है अमेजन का सिएटल में। तो और अब क्या होगा, तो अमेजन के द्वारा भारत में फूड डिलीवरी की भी सेवा की शुरुआत की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है। तो ये राष्ट्रमंडल दिवस ये मनाया गया है 24 मई के लिए। हर वर्ष ये 24 मई के लिए मनाया जाता है, और 24 मई के लिए इसलिए मनाया जाता है कि ब्रिटेन की जो पूर्व महारानी थी रानी विक्टोरिया, तो महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था 24 मई 1819 में। तो इन्हीं के जन्मदिन के रूप में ये राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। और जो पूर्व राष्ट्रमंडल देश रहे हैं, मतलब कि राष्ट्रमंडल देश का मतलब ये है कि ऐसे देश जो पहले कभी ब्रिटेन के आधिपत्य में थे, तो उन देशों के द्वारा ये 24 मई के लिए राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये किस देश की अध्यक्षता में ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्वास्थ्य मंत्री का सम्मेलन था, जो कि आयोजन इसका किया गया था किसकी अध्यक्षता में, अजरबैजान की अध्यक्षता में। ज्ञात होना चाहिए जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन संगठन है, तो इसकी अध्यक्षता भी इस वर्ष किसके पास है, तो अजरबैजान के पास ही है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो भी सम्मेलन होंगे उसकी अध्यक्षता अजरबैजान ही करेगा। जैसे कि बात करें तो G20 की अध्यक्षता किसके पास है, तो वो है सऊदी अरब के पास। तो G20 संबंधी जितने भी सम्मेलन होंगे उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ही करेगा। तो ऐसे ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन संबंधी जितने भी सम्मेलन होंगे उनकी अध्यक्षता हमेशा अजरबैजान ही करेगा इस वर्ष। बात करें ये जो सम्मेलन हुआ है, इसमें भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट हुए हैं वो हुए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, और इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट किया है। बात करें अगर अजरबैजान, तो अजरबैजान की राजधानी है बाकू, मुद्रा है मानत, और अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं इल्हाम आलियेव। वहीं बात करें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी 1961 में की गई थी बेलग्रेड में। जैसे कि ज्ञात होना चाहिए जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग संपूर्ण विश्व 2 गुटों में बट गया था। तो लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जो किसी भी गुट का समर्थन नहीं करते थे, तो उन्हीं देशों के द्वारा मिलके ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन संगठन स्थापित किया गया था। और इसमें जो मेन भूमिका रही थी इसको स्थापित करने में, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व यूगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ बिरोज, इनकी अहम भूमिका रही थी। इनके द्वारा ही इसको स्थापित किया गया था। और सदस्य देश कितने हैं इसके, तो सदस्य देश हैं 120। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में एस्मा लागू किया है। तो एस्मा ये एक एक्ट है या फिर ये एक कानून है जो कि लागू किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने अपने
राज्य में एस्मा लागू कर दिया है। बात करें इससे पहले कुछ समय पहले एमपी ने भी मतलब कि मध्य प्रदेश ने अपने राज्य में एस्मा को लागू किया गया था। बात करें एस्मा की तो ये एस्मा होता क्या है, तो इसके लिए बोलते हैं एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, हिंदी में आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। ये सामाजिक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण सेवाओं को बनाए रखने वाला एक एक्ट है। और इसके अंतर्गत होता क्या है, तो इसके अंतर्गत जो आवश्यक सेवा हैं उनके लिए सुचारू रूप से चलाया जाता है। जैसे डाक हो गया, हवाई अड्डे हो गए, बंदरगाह हो गए, रेलवे आदि से जो भी कर्मचारी जुड़े हैं, मतलब कि आवश्यक सेवा से संबंधित जो भी कर्मचारी जुड़े हैं वो अब 6 माह तक किसी भी प्रकार की स्ट्राइक या फिर किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकते। तो यही है एस्मा कानून, मतलब कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए जो कर्मचारी होते हैं वो हड़ताल पर नहीं बैठ सकते 6 माह तक। अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए बिना वारंट के गिरफ्तारी किया जा सकता है और उसके साथ साथ उसे 6 माह की जेल भी हो सकती है। तो यही है एस्मा कानून जो कि लागू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे थे डॉक्टर नेपाल सिंह, इनका भी निधन हो गया है। और उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जेवर, और जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। और ये जो हवाई अड्डा कौन सी कंपनी बनाएगी, तो ये स्विट्जरलैंड की कंपनी बनाएगी। इस बात की मंजूरी दे दी है गृह मंत्रालय ने। वहीं बात करें तो अभी भारतीय रेलवे द्वारा जो भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली जो लोकोमोटिव था, मतलब कि रेल इंजन था, जिसका नाम था WAG-12 था इसका नाम। तो इसका भी जो ट्रायल किया गया है वो उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। और अभी कुछ समय पहले ही राज्य कर्मचारियों के लिए मिलने वाले 7 प्रकार के भत्तों पर भी रद्द कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और PPE किट पर 50% अनुदान प्रदान करने की भी घोषणा की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। प्रवासी राहत मित्र ऐप चलाया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। और अपने राज्य के सभी जिलों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य भी ये उत्तर प्रदेश ही है। और आयुष कवच कोविड ऐप भी लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने ही। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा के लिए मिला है GI टैग। और प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला जो पहला सरकारी अस्पताल था वो कहाँ का था, वो उत्तर प्रदेश का ही था, जो कि लखनऊ में स्थित है, जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये उत्तर प्रदेश ही है। जियोटैक कम्युनिटी किचन बनाने वाला जो पहला राज्य कौन है, तो ये भी उत्तर प्रदेश है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक दिन में 3 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के लिए 1.5 लाख टन चावल का वितरण करके उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड भी बनाया है। फूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। और कोविड-19 कंट्रोल सेंटर जो स्थापित किया गया है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में स्थापित किया गया है HCL कंपनी के द्वारा। और कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का भी गठन किसने किया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने ही किया है। उसके बाद बात करें तो कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा की थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वह आरोग्य मित्रों की नियुक्ति करेगा। भारत तथा ब्रिटेन के बीच एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है इंद्रधनुष। और ये 5वां संस्करण था इस बार इंद्रधनुष का। भारत और ब्रिटेन के बीच जो 5वां वायुसेना अभ्यास है इंद्रधनुष, इसका आयोजन किया गया था गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में ही। और गाजियाबाद में भारत और अफगानिस्तान के पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। और गाजियाबाद की पुलिस के ही द्वारा ऑपरेशन नकेल भी चलाया गया था, जो कि ऑटो चालकों से संबंधित था। और बात करें लखनऊ की, अगर क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो पहला भारत अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये लखनऊ में ही किया गया था। वहीं 7वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन का भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये लखनऊ में ही किया गया था, जिसका उद्घाटन किया गया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। भारत के पहले हेल्थ ATM की जो शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये लखनऊ में इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद बात करें तो भारतीय मूल की हैं, गोरखपुर की रहने वाली हैं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं सामिया नसीम के लिए शिकागो में जज के रूप में ही नियुक्त किया गया है। उसके बाद गोरखपुर से क्वेश्चन और है कि गोरखपुर में ही स्थापित किया जाएगा शहीद अशफाकुल्लाह खान के नाम पर चिड़ियाघर। वहीं बात करें तो जो सैमसंग कंपनी है, तो सैमसंग कंपनी के द्वारा पहली फ़ोन डिस्प्ले इकाई कहाँ स्थापित की गई है, तो ये नोएडा शहर में स्थापित की गई है, जो कि पड़ता है
उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे तो उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था किस राज्य द्वारा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर है केरल। दूसरा क्वेश्चन पूछा था किस राज्य द्वारा ट्रांसजेंडरों को अलग क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए गए हैं, तो ये मणिपुर राज्य की सरकार के द्वारा किए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था किसके द्वारा लीडिंग द बेबी नॉर्थ श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है, तो इसका आंसर है ICC। चौथा क्वेश्चन था ऑर्डर मी नाम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो ये पतंजलि ने की है। उसके बाद मैंने पांचवा क्वेश्चन पूछा था जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं BR शर्मा, मतलब कि ब्रजराज शर्मा। छठा क्वेश्चन पूछा था नवरक्षक नाम से स्वदेशी PPE किटों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। सातवां क्वेश्चन था किस देश की कंपनी को जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, तो ये स्विट्जरलैंड की कंपनी बनाएगी जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है PPE किट निर्माण में शीर्ष पर कौन सा देश है और भारत का स्थान कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन बताना है भारत में सबसे बड़ी फीचर फोन विक्रेता कंपनी कौन है। तीसरा क्वेश्चन बताना है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं। चौथा क्वेश्चन बताना है सबको मिलेगा रोजगार योजना किस राज्य से संबंधित है या फिर किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। पांचवा क्वेश्चन बताना है बुखार क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है या फिर किस राज्य में की गई है। छठा क्वेश्चन बताना है ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है। सातवां क्वेश्चन है मौसम संबंधी जानकारी किस ऐप में लॉन्च की गई है। ये ऐप पहले ही था लेकिन उसी ऐप में अब मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए मौसमी सेवाओं के लिए लॉन्च इंस्टॉल किया गया है, उस ऐप का नाम बताना है। और अंतिम क्वेश्चन है किस देश द्वारा अपने राष्ट्रीय ध्वज को आधा फहराने की घोषणा की गई है। तो इन सब क्वेश्चनों के आंसर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में दें दोस्तों। तो ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं। अगर मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।